देखिए, ऐसा है, वक्फ एक्ट सबसे पहले 1954 में बना था। उसके बाद उसको 1995 में अमेंड नहीं बल्कि तत्कालीन सरकार ने उसको पूरे का पूरा बदल दिया था। और 1995 के बाद 2013 में भी उसमें बड़े अमेंडमेंट हुए हैं। तो अभी अगर वक्फ बोर्ड में कोई अमेंडमेंट हो रहा है तो इसको किसी भी तरीके से नेगेटिव सेंस में लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमको सरकार पर भरोसा होना चाहिए। सरकार सबका साथ सबका विकास को समर्पित सरकार है। ईमानदारी से इसमें वक्फ बोर्ड में जो आवश्यकताएं हैं, जैसे अभी ड्राफ्ट तो पब्लिक डोमेन में आया नहीं है, लेकिन न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से मैं जो बात सुन रहा हूं कि कलेक्टर के पास प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, उसका जुडिशल इंक्वायरी होनी भी ज़रूरी है कि वो उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कुछ ना हो। और 30-32 उसमें इस तरीके के अमल दखल की सुन रहे हैं कि जो अभी पब्लिक गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ड्राफ्ट है नहीं, लेकिन जितना मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से या अपनी जानकारी से मालूम कर रहा हूँ, उसमें ऐसा लग रहा है कि 32 के करीब उसमें संशोधन आने वाले हैं। एएनआई के माध्यम से भी हमको ये बात पता चली है। उसमें मोटा मोटा यही है कि कलेक्टर के पास उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो उसमें किसको आपत्ति होनी चाहिए। उसमें अगर उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए तो उसमें किसको आपत्ति होनी चाहिए। पहले भी मैं एक बात और बता देता हूं आपको, 2013 में जो उसमें अमेंडमेंट हुए थे, उसमें ये बात तय हुई थी कि हर 10 साल में उसको जो है सरकार जो है उसकी मैपिंग करे, उसकी जांच करे, और वो किस स्थिति में ये होना चाहिए। तो आप उसकी जुडिशियल इंक्वायरी जब हर 10 साल में होने की बात पहले भी हो रखी है, तो अब अगर सरकार उसकी नए सिरे से जुडिशियल इंक्वायरी कर रही है तो उसमें क्या बुराई है। ये किसी भी तरीके से न तो शरीयत में अमल दखल हो गया है, न किसी तरीके से वक्फ बोर्ड की पावर कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वक्त के हिसाब से जो अमेंडमेंट्स होते हैं, आज हमारी मुस्लिम बहनें बहुत बड़ी तादाद में सामाजिक कार्यकर्ता भी बन रही हैं और समाज में आगे नेतृत्व भी कर रही हैं। ऐसे में आवश्यकता है, ऐसे में आवश्यकता है इस बात की। बल्कि मैं तो सरकार से एक मांग और करूंगा। अभी दिल्ली में जो हज कमेटी है, हज कमेटी में एक एमपी की सीट रिजर्व है। पहले गौतम गंभीर हुआ करते थे, फिर अभी प्रवीण खंडेलवाल जी हो गए उसमें एमपी कोटे से। ऐसे वक्फ बोर्डों में भी एमपी कोटे से एक मेंबर बनता है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई ना कोई बनेगा। अब दिल्ली में ना तो आम आदमी पार्टी ने, ना कांग्रेस पार्टी ने, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, जो अपने आप को वक्फ बोर्ड की चिंतक बताती हैं, जो मुसलमानों की हमदर्द बताती हैं, उन्होंने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं लड़ाया। क्यों नहीं लड़ाया? इसलिए नहीं लड़ाया क्योंकि वो वक्फ बोर्ड के प्रति सिंसियर है ही नहीं। अगर आप वाकई वक्फ बोर्ड के प्रति सिंसियर होते तो वक्फ बोर्ड में जो एक मेंबर मुसलमान बनना है सांसद, वो कहां से बनेगा? लड़ाया आपने है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी से मैं तो ये दरखास्त करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें वो रिलीजियस कोटा खत्म कर दे। क्या दिक्कत है? कोई सांसद हो, वो एक मेंबर हो। सांसद जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिंदू मुसलमान सबका रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, तो वक्फ बोर्ड के में मुसलमानों के हितों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकता है? जो ईमानदारी से काम हो, जो देश हित में काम हो। और रही बात इस बात की कि किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड इस तरीके से अपना क्लेम कर दे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, आम आदमी को इसका नुकसान हो, वो भी नहीं होना चाहिए। रही बात वक्फ बोर्ड में जो किराएदारी को लेकर समस्याएं खड़ी होती हैं, उसमें दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। किराएदारी 90% नहीं, 98% किराएदारी वहाँ पर मुसलमानों की है वक्फ बोर्डों में। पूरे देश के वक्फ बोर्डों में 98% किराएदारी मुसलमानों की है। सारे डिस्प्यूट अगर कहीं चल रहे हैं तो वक्फ बोर्ड वर्सेस मुसलमानों के चल रहे हैं। सारी लड़ाइयाँ जो चल रही हैं वो वक्फ बोर्ड और मुसलमानों की चल रही हैं। ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आते हैं? आम मुसलमान और आम हिंदू की लड़ाई नहीं है। ये चंद वो तथाकथित सेकुलर नेता हैं जिन्होंने पूरे देश के वक्फ बोर्डों को कब्जा कर रखा है। ओवैसी एंड ब्रदर्स के बारे में मैं स्पेशली आपसे आज ये बात कर रहा हूँ। पुराना हैदराबाद जाकर देख लीजिए, एमआईएम ने उन पर कब्जे कर रखे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।